नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताने वाला हूं और यहाँ पर जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न है। ऐसा ही पेपर इस बार आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पैटर्न यही रहेगा आपके पेपर का और ज़्यादातर प्रश्न इस वीडियो में से भी आपके एग्ज़ाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपके आएगा खंड अ, इसके अंतर्गत आपके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। अबजद के इस बार 8 प्रश्न आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है। आपको बताना है मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक कौन सा है। निम्नीकरण का मतलब होता है विद्यार्थियों मृदा का खराब होना, यानी मिट्टी का खराब होना। तो इसमें वनों उन्मूलन, तो बिल्कुल वनों को हटाएंगे तो मृदा निम्नीकरण होगा। अति पशु सारण यानी अत्यधिक अपन पशुओं को सराएंगे तो भी मिट्टी खराब होगी। और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग यानी दवाई अपन खेतों में डालते हैं तो उससे भी मिट्टी खराब होती है। तो ऑप्शन द रहेगा उपयुक्त सभी इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। 3 तो कारक हैं जो कि मृदा निर्माण के हैं लेकिन एक नहीं है। समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, तापमान। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, आप भी कमेंट करिएगा जरूर। तो मृदा का गठन है, ये मृदा निर्माण का कारक नहीं है। बाकी समय लगता है मिट्टी मृदा बनने में, जैव पदार्थ भी और तापमान भी, ये मृदा निर्माण के कारक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। महाराजा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अभय सिंह या फिर बखत सिंह। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से हुरडा सम्मेलन से संबंधित एक प्रश्न आएगा। तो हुरडा सम्मेलन है ये 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कहाँ हुआ था? हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में मराठाओं की बढ़ती शक्ति और राजस्थान की ओर मराठाओं का बढ़ता प्रभाव को देखते हुए इन्होंने कहा कि अपन सभी मराठाओं के चपेट में आ जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने हुरडा सम्मेलन बुलाया और ये राजपूत राजाओं ने बुलाया था। किसने बुलाया था? राजपूत राजाओं ने बुलाया था। फिर उसके बाद में इसमें कुछ अहदनामे तैयार किए गए थे जिसमें एक का शत्रु सभी का शत्रु होगा, एक का मित्र सभी का मित्र होगा और हम सभी मिलकर बाहरी शक्तियों को रोकेंगे। इस तरह से कुछ इसमें नियम बनाए गए थे। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। जेम्स मिल को, वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स रेनेल या फिर ड्यूक ऑफ कनॉट। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम है जेम्स रेनेल को सौंपा था। किसको सौंपा था? जेम्स रेनेल को। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। 1940 में, ये लगातार आपके हर साल प्रश्न आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ली विद्रोह से संबंधित ये प्रश्न है तो इसका सही आंसर होगा वर्ली विद्रोह, ऑप्शन स। हर साल विद्यार्थियों ये आपके 8वीं बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न आता है वर्ली विद्रोह से संबंधित। अगला प्रश्न है ये भी लगातार काफ़ी एग्जाम में आपके आया हुआ है। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था। सच्चर समिति का गठन कब किया गया था? 1992, 1996, 2005 और 2008। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सच्चर समिति का गठन 2005 में किया गया था, ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, इसका मैंने प्री बोर्ड भी लिया है हमारे जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ जिस विद्यालय में, वहाँ पर। तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने प्रवेश है वो कहाँ किया था। मेवाड़ में किया था। और किस स्थान पे सबसे पहले हस्तक्षेप किया था? तो ऐसा हस्तक्षेप कहाँ है तो आपको लिखना है बूंदी राज्य में। कहाँ पर? बूंदी राज्य में। और कहाँ से प्रवेश किया था? तो मेवाड़ से। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो इस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेवाड़। अगला है बिरसा किस जाति के थे। आपको बताना है बिरसा किस जाति के थे।
तो बिरसा मुंडा जाति के थे। मुंडा आदिवासियों में आता है मुंडा। बिरसा मुंडा आपने पूरा पाठ में जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th प्रश्न कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो विद्यार्थियों प्लासी का युद्ध है वो ये हुआ था 1757 को। 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। आगे का प्रश्न आपके रिक्त स्थान से संबंधित है, जिसमें ऊपर दिए गए हैं कोष्टक में शब्द, इनको ही आपको भरना है। चलिए, इसमें पहला है जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है। तो इसमें आपको लिखना है जीवित, क्योंकि 1000 जीवित जन्म है, उसके ऊपर कितने लोग बच्चे जीवित रहे हैं उसे कहते हैं जन्म दर। और अगला है वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो देश में आते हैं उसे आप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप्रवासी। तो यहाँ पर आप्रवासी आपको लिखना है। एक और शब्द याद रखना विद्यार्थियों, उत्प्रवास भी होता है। उत्प्रवासी मतलब यहाँ से जाने वाले लोग, और आप्रवासी मतलब बाहर से यहाँ पर आने वाले लोग। तो बाहर से कोई आ रहा है तो आप्रवासी, और यहाँ से बाहर जा रहा है तो उत्प्रवासी। इन दोनों का ही आप ध्यान रखना। अगला है खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र बसे हुए हैं। तो खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर खनिज निकाला जाता है तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर अधिक या फिर घना भी आ सकता है। अधिक की जगह घना शब्द आए तो भी आपको भरना है। और अगला है कि एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको मृत्यु दर लिखना है, जो कि ऊपर कोष्टक में दे रखा है। तो विद्यार्थियों, रिक्त स्थान आप दिमाग से आराम से ठंडे दिमाग से करते हैं तो बिल्कुल आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जो शब्द आपको आ रहा है पहले और जिस रिक्त स्थान में सेट हो रहा है उनको पहले आप कीजिए, और जो बाकी रह रहे हैं उनको बाद में आप भरिए। तो ऐसे में आपको ज़्यादा नंबर आने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इनको आपको मिलान करना है। जैसे कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले में है। किस जिले में है? डूंगरपुर में। ये प्रश्न आपके आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग, तो वो जालोर में। और मरु महोत्सव है ये आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। महोत्सव से संबंधित रिक्त स्थान में एक आएगा आपके फिक्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, और गणगौर महोत्सव जयपुर में, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। ये कुछ महोत्सव है, इनके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। एक आपके नंबर फिक्स होने वाला है। और राज्य राजमार्ग, राज्य सरकार के अधीन जो सड़कें होती है उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं। इसकी जगह पे आपको राष्ट्रीय राजमार्ग आ सकता है, तो उसकी जगह पे आपको भरना है केंद्र सरकार के अधीन जो सड़कें होती वो राष्ट्रीय राजमार्ग, और राज्य सरकार के अधीन होती है उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, कक्षा 8 के सभी विषय के पेपर यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें देखिए, दलित तथा आदिवासियों को निजी कंपनियां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाती है। निजी कंपनियां क्यों करवाएगी भाई? सरकार करवाती है, तो ये रहेगा असत्य, ठीक है, असत्य रहेगा इसमें। सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति की सूची होती है, तो बिल्कुल ये सत्य बात है, सभी राज्यों के पास में ये सूची होती है। और जन सुविधाओं को मुहैया करवाने में सरकार का कोई योगदान नहीं होता है, जन सुविधा ही सरकार करवाती है। तो यहाँ पर कोई नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो करवाती है। अगला है शिक्षा के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा। तो ये सत्य बात है, शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा देते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं 8वीं में, तो आपके लिए शिक्षा का अधिकार है। अगला देखिए, खंड स, इसके अंतर्गत 13 से 22 तक प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर का रहने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की ओर देखेंगे। नील की खेती कितने प्रकार की होती थी? तो नील की खेती दो प्रकार की होती थी। एक तो निज खेती
और दूसरी होती थी रैयती खेती। निज खेती में बागान मालिक खुद अपनी खेती पर खेती करवाते थे और रैयती खेती है वो बागान मालिक किसी से लेकर किराए पे उसके ऊपर फिर खेती करके किसानों को या फिर रैयतों को देते थे, तो वो रैयती खेती होती थी। तो खेती 2 प्रकार की होती थी नील की, ठीक है ना? एक तो निज और दूसरी रैयती, दोनों का ध्यान रखना है। अगला है वुड डिस्पेच से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा, अपनी गाइड से याद कर लीजिएगा। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बन जाता है या फिर पुनः उपलब्ध हो जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, हवा, ये नवीकरणीय संसाधन है। जबकि अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बनने में उसको हजारों, सैकड़ों, लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधनों में पेट्रोलियम, कोयला, खनिज तेल, ठीक है ना? ये आप इसमें बता सकते हैं। अगला है घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए नए कानून से कौन-कौन से 2 प्रमुख अधिकार प्राप्त हुए हैं? इनके बारे में आपको लिखना है। और 16वां प्रश्न है निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निर्वाह कृषि वह कृषि जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण, पालन पोषण के लिए कृषि करता है। इसमें कम पूंजी और निवेश की आवश्यकता होती है, कम औजारों से ये खेती की जाती है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। गहन निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ में कुछ आय अर्जित करने के लिए खेती करता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक औजारों की आवश्यकता भी होती है। अगला प्रश्न है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? तो भारत में अदालतों की संरचना त्रिस्तरीय है। एक तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, एक राज्यों का अपना उच्च न्यायालय होता है जो कि अपने-अपने राज्य में होता है और एक होता है जिला न्यायालय। तो ये भारत में अदालतों की संरचना है। अगला प्रश्न है भारत के किन्हीं 2 प्रमुख वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो वृहद उद्योग में आप एक तो सूती वस्त्र उद्योग लिख दीजिए, उनके बारे में कुछ लाइनें, और दूसरा इसमें लिख दीजिएगा सीमेंट उद्योग, उनकी भी कुछ लाइनें आप उनके बारे में लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा की बैठक कितने समय में बुलाई जानी आवश्यक है? ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत में गाँव में निवास करने वाले वयस्क नागरिकों की एक सभा होती है। ये प्रत्येक 3 महीने में एक बार बुलाई जानी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है राजस्थान की चित्रकला की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राजस्थान की चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। राजस्थान की चित्रकला के बारे में आप बताइए। तो इसमें जो मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है, अजंता शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इनके बारे में आप थोड़ा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी 2 अधिकार आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगला है स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की प्रमुख हानियाँ। तो ऐसी कृषि जिसके किसी भूमि के टुकड़े पर कुछ समय के लिए खेती की जाती है, जैसे ही भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त होती है तो फिर दूसरी जगह पे उस खेती को किया जाता है। स्थानांतरित कृषि अधिकतर पेड़ पौधों को काटकर, उनके जलाकर, उनकी राख को मिट्टी में मिलाकर 2-4 साल एक जगह पे खेती करते हैं। जैसे ही भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त होती है फिर दूसरे जगह पे जाके खेती करते हैं। इस कृषि की हानियाँ क्या है? इससे वन है वो नष्ट होते हैं। अगला है राजस्थान के मानचित्र में उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर को आपको भरना है। तो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान का ये रहा मैप। यहाँ पर आपके बाड़मेर है वो ये ज़िला बाड़मेर है, और जोधपुर की बात करें तो ये जोधपुर है, और जैसलमेर की बात करें तो ये जैसलमेर, ये बीकानेर है, ये आपका गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, ये नागौर, और ये सीकर, ये झुंझुनू, ये राजधानी जयपुर है, ठीक है। और उदयपुर की बात हो रही थी तो उदयपुर यहाँ पर देखोगे तो ये उदयपुर है, ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, ये प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़, ये राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, इस तरह से आप इसमें, ये अजमेर है राजस्थान का हृदय। अगला प्रश्न देखिए
23वां 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? और दूसरा इसमें रहेगा इनमें से किसी एक के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? बंगाल विभाजन। और रोलेक्ट एक्ट क्या था? किसी दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला प्रश्न है निरंकुशता क्या है? संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए? अथवा में ऑप्शन रहेगा किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई 4 कारण बताने हैं। और सेकंड प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा में रहेगा, दोनों में से एक एक करना है आपको, ठीक है। 25वां प्रश्न है लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को संक्षेप में बताइए। और अथवा में प्रश्न रहेगा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। और सेकंड प्रश्न है कि भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है, उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए, क्या सही है? इनके बारे में आपको करना। अगर ये नहीं आता अथवा में ऑप्शन रहेगा धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है? और ये भी नहीं आता है तो अथवा में तीसरा और मिल जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैसे आपके एग्जाम में 2 ही आएंगे अथवा में, मैंने यहाँ पर तीसरा ऐड किया है ताकि जो हमारे आज प्री बोर्ड लिया था उनमें विद्यार्थियों को जो भी आता है तीनों में से वो कर सकते हैं, क्योंकि ये 4-4 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। तो फिलहाल देखा जाए तो विद्यार्थियों आपका ये पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। राजस्थान के मैप की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर दीजिएगा। आपके 4 नंबर का मैप आने वाला है, राजस्थान का मैप आएगा, इंडिया का मैप इस बार 5वीं वालों के आने वाला है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। जो यहाँ पर मैंने पैटर्न बताया इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आएगा। विद्यार्थियों मैं आशा करूँगा आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से समझा है। अब आप बताइए कमेंट करके आपको ये पेपर कैसा लगा और अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। हमारे जब भी वीडियो आते हैं आप ज़रूर देखिएगा और आपके मित्रों तक शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल के ऊपर सेलेक्ट करना है ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास में सूचना पहुंच जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।